दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और यूजीसी नेट परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभियोग्यता से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ऑप्शन है आपके मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन, संभाव्य प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का विकल्प, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता, या उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित प्रदत्त संग्रहण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुणात्मक शोध में जो होता है ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इसमें प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न में से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता देखी जाती है। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है आपको बताना है, यानी प्रभावी संप्रेषण में बाधा क्या है। तो सही उत्तर है नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां जो हैं ये प्रभावी संप्रेषण में बाधा हैं। देखिए दोस्तों, संप्रेषण तब प्रभावी होता है जब सूचना भेजने वाला या संप्रेषण और ग्रहणकर्ता के बीच सकारात्मक संदेशों का अंतर्ग्रहण होता है। जब संप्रेषण के मार्ग में बाधा आती है तब संप्रेषण प्रभावी नहीं रह जाता। जैसे किसी विद्यालय के पास लाउड स्पीकर की तेज आवाज कक्षा संप्रेषण को निष्प्रभावी बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है देखिए, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, वे निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, और वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है ऑप्शन ए, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, ये सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। आप जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों में एक कथन दिया हुआ रहता है जिसके 4 या 5 उत्तर दिए होते हैं और छात्रों को इन उत्तरों में से एक को छांटना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसमें पूछा गया है आपसे कि साधारण संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों गेट कीपिंग। देखिए, आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना और विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को गेट कीपिंग कहा जाता है। और गेट कीपिंग का सिद्धांत याद रखिएगा, जर्मन मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आईटी से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर से। वेब पेज के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसे उपयोग किया जाता है। HTTP, URL, HTTP या HTML। तो सही उत्तर है HTML का उपयोग किया जाता है वेब पेज के निर्माण के लिए। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका विकास वेब पेज बनाने के लिए किया गया है, और ये वेब पेज बनाने के लिए टैग्स का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप यानी JPEG का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। म्यूजिक, वीडियो, इमेज या फ्रेम। तो सही उत्तर है दोस्तों JPEG यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग इमेज यानी चित्रों को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो JPEG फॉर्मेट भी हम लोग कहते हैं, JPEG फॉर्मेट में डिजिटल इमेज को ये कंप्रेस करने के लिए किया जाता है।
और JPEG 1992 में इसकी शुरुआत हुई और साथ ही ये विश्व भर में इमेज कंप्रेशन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मानक के रूप में बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, वो ई-शासन या ई-गवर्नेंस कहा जाता है। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ई-शासन में सरकार की क्षमता में सुधार आता है और लोगों को जो सेवाएं हैं वो मिलती हैं। इसमें जो है ई-शासन या इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस होता है दोस्तों, इसमें देखिए गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इस तरह की मॉडल अपनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है, आपसे पूछा गया है? फ्लैश, फायरबॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल। तो सही उत्तर है दोस्तों गूगल। गूगल जो है एक सर्च इंजन है और ये इंटरनेट पर मौजूद डेटा के मध्य उपयोगकर्ता की उपयुक्त कीवर्ड्स के द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध कराता है। और गूगल, बिंग, याहू ये सभी सर्च इंजन के उदाहरण हैं और गूगल दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अक्टूबर 2020 में संपन्न शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो सही उत्तर है इस प्रतियोगिता में भारतीय महिला निशानेबाज इलावेनिल क्लानिल। दोस्तों इलावेनिल क्लानिल ने 60 प्रतियोगिता में 6 देश भारत, बांग्लादेश, कोरिया, भूटान, इंडोनेशिया और जापान के निशानेबाजों ने भाग लिया था और इसमें इलावेनिल वलारिवन ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आपको बताना है। देखिए ये किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि या कोपरनिकस। तो सही उत्तर है दोस्तों 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कापरनिकस दोस्तों कापरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बाराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही ये बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, देखिए नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नेलांग घाटी उत्तरकाशी जिला दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में दोस्तों यहाँ पर नेलांग घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं मिलती है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं लगती है और छत्तीसगढ़ की सीमा भारत के 7 राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है दोस्तों शास्त्र रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर साई एब्रा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की घोषणा की गई है और इस साल का यानी 2020 का ये पुरस्कार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इसराइल के डॉक्टर साई एब्रा को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है, पारिस्थितिकी निषेध या पारिस्थितिकी आला की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो उत्तर है ग्रीनेल के द्वारा। दोस्तों पारिस्थितिकी निषेध शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा 1917 में प्रस्तुत किया गया था जिसको इन्होंने सूक्ष्म आवास या माइक्रो हैबिटेट्स कहा था। तो सही उत्तर है पारिस्थितिकी आला की संकल्पना ग्रीनेल के द्वारा प्रस्तुत की गई जिसको इन्होंने सूक्ष्म आवास या माइक्रो हैबिटेट की संज्ञा दी है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या आवासीय विनाश। तो दोस्तों, जैव विविधता के कम होने का सबसे प्रमुख कारण आवासीय विनाश है और बढ़ते औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण प्राकृतिक आवास यानी जंगल आदि का तेजी से ह्रास हो रहा है और इस कारण से जैव विविधता को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है और जैव विविधता में कमी आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में जो तापीय ऊर्जा है दोस्तों, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोरबा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में तापीय ऊर्जा का मुख्य संयंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, उप प्रधानमंत्री या वाइस प्राइम मिनिस्टर के पद का सृजन हुआ था कैसे? ऑप्शन देखिए, मूल संविधान के अंतर्गत, संविधान के प्रावधानों से हटकर, 44वें संविधान संशोधन द्वारा या 85वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है और राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है और ये पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद, लोकसभा, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद? तो उत्तर है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा या राज्य परिषद के ऐसे प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में उसे न दे दी गई हो। तो राज्य परिषद यहाँ पे जो दिया है इसको राज्यसभा भी कहा जाएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार या कोई नहीं? तो सही उत्तर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो हैं दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कराया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन बना था? ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, 69वां संशोधन, 71वां संशोधन और 79वां संशोधन। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 यानी 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. राय या सुभाष चंद्र बोस? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और मौलाना आज़ाद। तो दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय यानी 1, 2, 3। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन लोग थे? इसमें ऑप्शंस के अनुसार महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय हिस्सा लिए थे। अगला प्रश्न है, एक कथन है, आपको बताना है कि ये कथन किसने कहा है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो सही उत्तर है ये कथन महात्मा गांधी का है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के लिए राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है।
अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? नास्तिकता, अद्वैतवाद, एक देववाद या बहुदेववाद पर? तो सही उत्तर है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। और आप जानते हैं कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन करना। दोस्तों, ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आपको बताना है, लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो सही उत्तर है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया था। दोस्तों दो, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे यहाँ पे और दूसरे चित्रित मृदभांड थे। मृदभांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पे ये हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या ब्रह्मगिरी। तो सही उत्तर है, कर्नाटक के पास स्थित मैसूर में बेल्लारी जनपद के संगनकल्लू नामक नौ पाषाणिक स्थल से राख का टीला मिला है। तो सही उत्तर संगनकल्लू नौ पाषाणिक स्थल है, जो कि कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी में स्थित है। यहाँ से जो है राख का टीला मिला है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट या हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या और साक्षरता। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और उनका कहना था कि हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, उसके कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास जुड़ी है। तो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा हिंदू वृद्धि दर जो है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ था कब? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, कौशल विकास पहल दोस्तों ये आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा मई 2007 में इसका प्रारंभ किया गया था। तो डेट याद रखिएगा, मई 2007 में दोस्तों कौशल विकास पहल, तो यानी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न भी आसान सा है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 22 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर। तो सही उत्तर है दोस्तों 20 अक्टूबर 2020, 20/10/2020। इस दिन को दोस्तों संपूर्ण विश्व में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। और 2020 में इस दिवस का थीम था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। और आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2015 को प्रत्येक 5 वर्ष पर इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, पृथ्वी 2 मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 अक्टूबर 2020 को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। यह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये सभी कथन सही हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर 2020 को भारत ने उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 का ये परीक्षण सेना के सामरिक बल कमान द्वारा नियमित प्रयोक्ता परीक्षण के तहत किया गया और ये सतह से मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। तो ये पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में ये सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चालू किया। दोस्तों ये वीडियो जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और यूजीसी नेट जो परीक्षा होती है उसके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।